अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। गवादर बंदरगाह को फाल बनाने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि उसका आने वाला 50% कार्गो अब गवादर की बंदरगाह पे उतरेगा, जबकि बकिया 50% कराची या उसके अलावा पोर्ट कासिम पे उतरा करेगा। अगर हमने गवादर की बंदरगाह को फाल करना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इससे आपसे डिस्कस करेंगे और इस इनिशिएटिव में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा इख्तियार 10 अजला से बढ़ाकर 22 अजला कर दिया है। पहले सिर्फ पंजाब के 10 बड़े अजला के अंदर ये रेवेन्यू अथॉरिटी पैसे कलेक्ट किया करती थी, टैक्स कलेक्ट करती थी। अब ये मजीद दूसरे दर्जे के जो शहर है निस्बतन दरमियाने, जैसे अटक, झेलम, कसूर, शेखुपुरा वगैरह, उन अजला के अंदर भी टैक्स कलेक्ट किया करेगी। और इस साल इसने 300 अरब रुपए उन लोगों से कलेक्ट करनी है जो अच्छी खासी आमदन कमाते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज, मुख्तलिफ खिदमात देकर। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज की सबसे अहम खबर। गवादर बंदरगाह को फाल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि हुकूमत की जानब से इंपोर्ट किया जाने वाला 50% कार्गो अब इस बंदरगाह पे उतरा करेगा। इससे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जन्म लेगी, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और बाकी ताजर भी इस बंदरगाह की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान नो डाउट एक बहुत बड़ी इंपोर्टर भी है। हम कभी गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी खाद इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी दीगर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना 50% कार्गो ग्वादर की बंदरगाह पर अनलोड करवाएगी तो बहुत सारे दीगर ताजर भी इस बंदरगाह की तरफ जाएंगे और यहाँ पर एक ट्रेंड निकल पड़ेगा। इसके ज़रिए ये बंदरगाह जो है तेज़ी से फाल होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बंदरगाह को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान का रास्ता शॉर्ट पड़ता है बनिस्बत कराची के। को 200-250 किलोमीटर कम फासला तय करना पड़ता है ट्रक्स को अगर वो ग्वादर से सामान उठाएं और काबुल तक जाएं। अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि लोग नई चीज़ को ट्राई नहीं करते, तो नई चीज़ को लोगों के अंदर मकबूल बनाने के लिए आपको या कोई इंसेंटिव देना पड़ता है या सख्ती करनी पड़ती है। जो लोग लाहौर के शहरी हैं वो जानते होंगे यतीम खाने के करीब जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपना बसों का अड्डा बनाया, उस वक्त नाजिम लाहौर थे मियां आमिर, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया क्योंकि लोग न्याजी अड्डे पे जाते थे, स्काईवेज पे लगे हुए थे। तो हालांकि यतीम खाने के ऊपर जो मौजूद अड्डा था वो करीब होने के बावजूद नाकाम रहा। हुकूमत ने फिर जब न्याजी अड्डा और स्काईवेज का अड्डा बंद किया और वो बसें मजबूरन जब यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अड्डे यतीम खाने आई तो फिर ये अड्डा चल पड़ा। बकर मंडी वाले जो अड्डे थे वो निस्बतन पीछे चले गए। हुकूमतें अगर कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, नीयतें होनी चाहिए। अब ग्वादर की बंदरगाह गुज़िश्ता 10-12 साल से तैयार है, अपने टोटल पोटेंशियल का बमुश्किल 10-15% कार्गो हैंडल करती है। तो अगर ये हुकूमत पाकिस्तान का कार्गो हैंडल करने लगेगी तो यकीनन यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे बलोच भाइयों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पर खुशहाली आएगी और लोग इस बंदरगाह को इस्तेमाल करने लगेंगे। और फिर अफ़गानिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ साथ सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनका एतमाद इस तरफ बनेगा। फिर इस इलाके के अंदर जो रोड नेटवर्क बन रहा है वो भी तेज़ी से मुकम्मल होगा। अभी M8 मोटरवे जो गवादर को रत्तो डेरो सिंध के साथ मिलाती है और फिर वो पूरे पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क के साथ अटैच हो जाती है, उसके कुछ पैचेस अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और गुज़िश्ता बारिशों में कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से या बारिश के पानी की वजह से सैलाब के सबब कुछ 1-2 किलोमीटर के पैचेस जो हैं वो ख़त्म ही हो गए हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर रिपेयर किया जाना चाहिए। इस मुतालिक एक यूट्यूबर है जाहिद पाकिस्तानी, उन्होंने 2 अच्छी सिंपल सी वीडियोस बनाई हैं, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप लोग इस रोड के हालात देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनकी काविश बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर अभी छोटी रोड्स बन रही हैं, यानी कि एक लेन जाने के लिए और एक आने के लिए। हमारे बहुत सारे बलोच पर एतराज़ करते हैं कि जी पंजाब में तो 6 लेन्स की मोटरवे बनती हैं, जबकि बलूचिस्तान के अंदर M8 मोटरवे सिर्फ 2 लेन्स की है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में उतनी बड़ी मिकदार के अंदर ट्रैफिक नहीं है। तो आपने 6 लेन की मोटरवे बनाकर क्या करनी है अगर वहाँ पर ट्रैफिक 1 लेन की, 2 लेन की है, बाकी तो बड़ी बड़ी ख़राब होगी। उसकी कॉस्ट ऑफ
कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, उसका टोल टैक्स भी ज़्यादा होगा। वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सबसे ज़्यादा रोड्स जो हैं, हाईवेज जो हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर हैं। कुल पाकिस्तान का 42% नेशनल हाईवे का जो रोड नेटवर्क है वो बलूचिस्तान में है, लेकिन उसके ऊपर एक भी टोल प्लाजा नहीं है। 4037 किलोमीटर की रोड्स पर वफाकी हुकूमत ने कोई टोल प्लाजा नहीं बनाया। तो लोगों को आसानी तो है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को आसानी है, आम लोगों को आसानी है। पंजाब में हुकूमत का बस चले तो हर 25 किलोमीटर बाद टोल प्लाजा बना दे। यहाँ पर एवरेज 50-40 किलोमीटर बाद टोल प्लाजे हैं अगर आप जीटी रोड के ऊपर जाएँ तो आप हमारे बलोच भाई सिर्फ एतराज़ करने की बजाय इस तरह भी देखा करें कि हमें अगर हुकूमत कुछ देती है तो हमसे खूब सारा टैक्स भी कलेक्ट करती है, हम देना चाहें या देना ना चाहें। तो अब बलूचिस्तान में चूंकि आबादी कम है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम है, तो अभी छोटी रोड क्यों दी है M8 मोटरवे। इसको फ्यूचर में 2 लेन जाने और 2 लेन आने यानी 4 लेन्स की मोटरवे किया जाना है, बशर्ते यहाँ पर CPEC के तहत सफ़र ज़्यादा हो, यहाँ पर आमदोरफ्त ज़्यादा हो और तमाम मसाइल हल हों। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का पहले दायरा इख्तियार सिर्फ पंजाब के 10 बड़े अजला में था, जैसे लाहौर वगैरह, पिंडी, मुल्तान। अब इसे मज़ीद 12 अजला तक फैला दिया गया है। दूसरे दर्जे के जो शहर हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए और मकसद क्या है, इस साल इसका रेवेन्यू 239 अरब रुपये से बढ़ाकर 300 अरब रुपये करना है। यानी एक साल के अंदर तकरीबन इसके रेवेन्यू के अंदर 61 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। उस 61 में से 50 अरब रुपए इन नए दूसरे दर्जे के अजला से आने हैं। अब अजला कुछ छोटे अजला नहीं है, इसमें अटक है, जेहलम है, कसूर है, मरी है, शेखपुरा है, मंडी बहाउद्दीन है, बहावलपुर है, काड़ा, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, DG खान और टोबा टेक सिंह। ये पंजाब के वो दूसरे दर्जे के शहर हैं जहाँ पर अच्छा खासा कारोबार होता है। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो उन कारोबारों से टैक्स लेती है, सेल्स टैक्स, जो कि खिदमात ऑफ़र कर रहे होते हैं। मसलन मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हैं, कॉस्मेटिक के सेंटर हैं, फिर मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वकला हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, शादी हाल हैं। इस तरह की जो सर्विसेज देते हैं उनसे ये टैक्स कलेक्ट करने की मजाज है। और हर सूबा अब अपनी हदूद के अंदर इन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान में सर्विसेज पे ऐसा टैक्स होता नहीं था, रवाज नहीं था, लेकिन अब चूंकि मुल्क बढ़ रहा है, मुल्क की डिमांड बढ़ रही है, हुकूमत को पैसे चाहिए, कर्जे हमारे नाक से भी ऊपर जा चुके हैं, तो इन हालात के अंदर पंजाब भी यही कर रहा है। खैर पख्तूनख्वा भी आपको खबर देंगे, वहाँ पर भी यही हालात हैं। होटल्स वालों के उसे टैक्स लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी डायमेंशन की तरफ जा रही हैं कि अब हम मज़ीद कर्जे नहीं ले पाएंगे, यानी हमें कोई देगा ही नहीं तो हम लेंगे कहाँ से। तो मजबूरन हमें अब अमीरों से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। वो लोग जो हर महीने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाते हैं उनसे टैक्स लिया जाए, और जो थोड़े पैसे कमाने वाले हैं, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमाने वाले, उनको रिलीफ दी जाए, उन्हें सेहत की अच्छी सहूलियात दी जाएँ, तालीम की सहूलियात दी जाएँ, उन्हें पीने का पानी, उनको सीवरेज के मामलात। ये चीज़ें तभी मुमकिन होंगी जब इस 25 करोड़ के मुल्क में कम से कम 25,000 अरब रुपये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, जो कि ये मुल्क जनरेट कर सकता है। इसके अमीरों के पास इतना पैसा है, इसके ताजरों के पास, इसके दुकानदारों के पास, इसके जागीरदारों के पास, लेकिन वो टैक्स देने से भागते हैं और एहसान का जताते हैं कि जनाब हम चीनी पर टैक्स दे देते हैं, हम चाय पर टैक्स देते हैं। वो तो गरीब भी देता है। आप जो इतनी सारी आमदन कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स कितना देते हैं, ये बड़ा सवाल है। दुनिया के हर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आप सबसे पहले इनकम टैक्स देते हैं। जो आपको अल्लाह ने खूब सारी आमदन दी होती है उस पर आप टैक्स देते हैं। बाकी GST जो है वो तो सिर्फ अमीर नहीं, गरीब भी दे रहा होता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।